विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए क्रांति, यहाँ तक कि सशस्त्र क्रांति को भी जायज़ हक माना जाता है। 350 वर्षों के विदेशी शासन को देश से उखाड़ फेंकने और दिल्ली में स्वदेशी शासन को फिर से स्थापित करने के हेमू के साहसपूर्ण प्रयासों की जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। हेमू रेवाड़ी के रहने वाले थे और शुरुआती दौर में वे अपने शहर में घूम घूम कर नमक बेचा करते थे। यह उनका पुश्तैनी काम था। इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव और S.K. पांडे लिखते हैं कि हेमू धूसर बनिया जाति में पैदा हुए थे। दिल्ली के सुल्तान इस्लाम शाह सूर ने इनकी योग्यता को देखते हुए पहले इन्हें नापतौल विभाग और बाद में खुफिया विभाग में तैनात किया था। उधर सुल्तान इस्लाम शाह सूर के गुप्तांगों में भयंकर गांठें पड़ जाने की वजह से वह बहुत कष्टों में थे। गांठों से मवाद रिश्ता रहता था, लिहाजा 30 अक्टूबर 1553 को मलमूत्र रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुल्तान के मरते ही उनके नाबालिग बेटे फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन राज्यरोहण के ठीक तीसरे दिन ही फिरोज के मामा मुबारिज खां, जो कि इस्लाम शाह के छोटे भाई निज़ाम खां का बेटा था, उसने नाबालिग सुल्तान फिरोज की गला दबाकर हत्या कर दी और मोहम्मद आदिल शाह की पदवी धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हालांकि उसने चुनार को अपना केंद्र बनाया। उसके कब्जे में आगरा से बिहार तक का प्रदेश शामिल था। अदली हेमू पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन हेमू ने कभी भी उसकी सत्ता को मान्यता नहीं दी। लेकिन ये वह दौर था जब अदली को हेमू की और हेमू को अदली के साथ की ज़रूरत थी। हालांकि हेमू एक छोटी सी हैसियत से उठे थे और उनका शरीर भी दुबला पतला था, पर उनमें सैनिक साहस अटूट था। इसी गुण की वजह से वह वजीर जैसे सम्मानित पद तक पहुंच पाए थे। उनकी सेना में हिंदुओं के साथ साथ तुर्क भी बड़ी तादाद में शामिल थे। उनकी विशाल सेना के सैनिक उनकी प्रशंसा करते थे। अपने मालिक अदली के लिए उन्होंने करीब 24 जंगें लड़ी, जिनमें से 22 जंगों में उन्हें फतह हासिल हुई। उधर 24 जनवरी 1556 ईस्वी को शेरगढ़ पोथी खाने की सीढ़ियों से गिरकर बादशाह हुमायूं की मौत हो गई। मुगलों ने इस खबर को खुफिया ही रखा और हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेकसी को शाही लिबास पहनाकर झरोखे से आवाम को उसका दीदार करवाया जाता था। पर यह खबर जल्द ही हेमू के कानों तक जा पहुंची और उन्होंने सेना को ग्वालियर से आगरा कूच करने का हुक्म दे दिया। आगरा का सूबेदार इस्कंदर खां उज़्बेक बिना लड़े ही डरकर दिल्ली भाग गया। इस भगदड़ में उसके 30,000 आदमी मारे गए। आगरा की अपार दौलत को साथ लेकर हेमू दिल्ली की ओर बढ़े। यहाँ 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली के सूबेदार तर्दी बेग को उन्होंने बुरी तरह से शिकस्त दी। अब ग्वालियर से सतलज नदी तक का समस्त क्षेत्र हेमू के अधिकार में आ गया। उन्होंने एक स्वतंत्र शासक के रूप में विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के किले में अपना राज्यरोहण संस्कार करवाया। इस तरह वे मुसलमानी युग में इकलौते ऐसे हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर अपना राज्यरोहण करवाया था। उधर सरहिंद में आगरा, दिल्ली और संभल के भगोड़े सूबेदार अकबर से आ मिले और उन्होंने भयभीत होकर अकबर को काबुल लौट चलने का मशविरा दिया था, जिस पर गुस्सा होकर बैरम खां ने दिल्ली के भगोड़े सूबेदार तर्दी बेग को तलवार के घाट उतार दिया। फिर 5 नवंबर 1556 के दिन पानीपत के मैदान में अकबर और हेमचंद्र की सेनाओं का आमना सामना हुआ। हेमू की सेना बख्तरबंद हाथियों से सुसज्जित थी, पर उनके पास तोपखाने का अभाव था। मध्य भाग की कमान वह खुद संभाल रहे थे, तो दाएं भाग की सेना का शादी खां कक्कड़, वहीं बाएं अंग की सेना का नेतृत्व हेमू के भांजे रमैया कर रहे थे। अब तक भयंकर युद्ध का परिणाम हेमू के पक्ष में ही था और मुगलों की हिम्मत टूटने लगी थी। इसी बीच दुश्मन का एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा और वे बेहोश हो गए और उनकी सेना में भगदड़ मच गई। हेमू का महावत उनके हाथी हवाई को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। तभी मुगल अधिकारी शाह कुली मरहम ने हेमू को पकड़कर अकबर के खेमे में पहुंचा दिया, जहां हेमू का सिर धड़ से अलग कर अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की। उधर हेमू की पत्नी दिल्ली के खजाने का बहुत बड़ा भाग लेकर भाग गई। 6 नवंबर को अकबर ने दिल्ली में प्रवेश किया। जल्दी ही उन्होंने आगरा को भी अपने कब्जे में कर लिया। हेमू के बूढ़े पिता को मुसलमान बनाने के लिए घोर यातनाएं दी गईं। उनकी ऐसा न करने पर उन्हें कत्ल कर दिया गया।
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले हेमू 14वें और अंतिम शासक थे। पानीपत विजय का श्रेय बैरम खां को दिया जाता है। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग।